107.4 रेडियो नोएडा पर मैं हूं गीत। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक मुलाकात और आज की एक मुलाकात बहुत खास है। मेरे साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट स्टूडियो में है और मैं चाहती हूं कि इनसे आज मैं जो बातें करूं उन बातों को आप भी थोड़ा ज़्यादा ध्यान से सुनें, क्योंकि हमारी पर्सनल लाइफ में हमारे आसपास कई बार ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं जिनके बारे में हमें पता कम होता है, नॉलेज कम होती है, पर हम प्रिटेंड ऐसे करते हैं जैसे हम सब कुछ जानते हैं। और एक डॉक्टर से बेहतर स्वास्थ्य रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं बता सकता है। सो आज मेरे साथ स्टूडियो में जो मेहमान हैं उनका नाम है पूजा दीवान। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपने शो पे मुझे आमंत्रित करने के लिए। आपका इंट्रो इतना अच्छा है और इतना बड़ा है तो मुझे लगा कि एक एक करके शुरुआत करते हैं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट मैम जो है वो गायनोकोलॉजिस्ट हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और भारत में स्त्री जो है एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशन फेस करती हैं जिसमें या तो कई बार अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है या आप सही जगह पहुँच नहीं पाते हैं। मैम एज एन डॉक्टर आपको क्या लगता है कि इंडिया में जो महिलाएँ हैं उनकी जो स्थिति है स्वास्थ्य को लेकर के वो कैसी है? एज एन डॉक्टर आपके पास बहुत सारे डेटा भी आप लोग कलेक्ट करते होंगे, बहुत सारे लोगों से आप रोज़ाना मिलते हैं। सो अवेयरनेस के मामले में ऐसा कहा जाता है, पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट ऐसा कहा जाता है कि महिलाएं थोड़ी कम जागरूक हैं अपनी हेल्थ के बारे में। कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के हिसाब से मैं बात करना चाहूँगी, जो कि डेटा सर्वेज है और जो हमारी कंट्री के एनालिसिस हैं, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है अगर मैं ये आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी कि प्रसूति के दौरान या गर्भ के दौरान महिलाओं का जो डेथ रेट है वो आज भी काफ़ी ज़्यादा है। हमने अलग अलग गोल्स करे हैं उसको कम करने के लिए, पर वो पुअर ही है। यही सबसे बड़ा बैरोमीटर है हमारे प्रेग्नेंट लेडीज़ की हेल्थ के लिए। सवाल जहाँ तक अवेयरनेस का आता है, सरकार अपनी तरफ से सारे कार्य कर रही है, चाहे वो आंगनवाड़ी के रूप में है, चाहे वो आशा वर्कर के हैसियत से है या प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स के हिसाब से है। मिडविफरी, ANM, GNM सारे कोर्सेज करके उनके थ्रू हेल्थ वर्कर्स को कम्युनिटी में ग्रास रूट लेवल पे पहुंचा रही है, फिर भी अवेयरनेस कम है। कुछ इसलिए क्योंकि सामाजिक परिस्थिति आज भी कुछ ऐसी है कि महिला में भारत में देती वो ज़्यादा है और अपने लिए करती थोड़ा कम है, खुद का ध्यान नहीं रखती हैं। ये भी एक रीज़न है। मतलब आपके पास दुनिया भर का काम है, दुनिया भर की जिम्मेदारी है और एक आप सिंगल मतलब एक लेडी जो होती है जिसे हम कहते हैं कि मतलब हाउस हेल्प की ज़रूरत भी उनको नहीं पड़ती, उनको लगता है कि वो सब कुछ खुद ही कर लेंगी, तो हेल्थ पर काफ़ी इफेक्ट पड़ जाता है। सो ये भी एक रीज़न हो सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे सामाजिक नीतियाँ जो हैं हमारी, कहीं ना कहीं वो भी उसके लिए जिम्मेदार हैं। तो इन नीतियों के बारे में मैं ज़रूर बात करूँगी, मैम के बारे में ज़रूर बात करूँगी, बहुत सारी चीज़ें आपको बताने के लिए। आप एक छोटा सा ब्रेक एंजॉय कीजिए। मैं बस यूँ गई और यूँ आई, सुनते रहिए रेडियो नोएडा 107.4 FM आपकी आवाज़। वेलकम बैक टू 107.4 रेडियो नोएडा 107.4 पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीत, आप सुन रहे हैं मेरे साथ प्रोग्राम एक मुलाकात। मेरे साथ आज की मेहमान हैं गेस्ट में पूजा दीवान। मैम एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप डॉक्टर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, मिसेस इंडिया गृहलक्ष्मी 2022 भी आप हैं। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पर मतलब महिलाओं को ऐसा कह दिया जाता है या इस नज़रिए से देखा जाता है कि इनके पास बड़ा बर्डन है, इनके पास बहुत सारा काम है। तो आप तो मल्टीटास्कर हैं, इतने सारे काम करती हैं और काफ़ी फ्रेश भी लग रही है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि थकी हुई है, अच्छा मैं सोई नहीं हूँ। तो पहले आपसे मैं शुरुआत करना चाहूँगी, कैसे मैनेज करती हैं सब सारी चीज़ें? आपने सारे जवाब तो खुद ही दे दिए। नहीं, मल्टीटास्कर है, हर महिला मल्टीटास्कर है, चाहे वो होम मेकर है, चाहे वो प्रोफेशनल है, चाहे वो दोनों बैलेंस कर रही है। मल्टीटास्किंग की जो परम परिभाषा है वो एक महिला ही है। और मैं ये मानती हूँ कि बचपन से ही जो लड़की होती है वो थोड़े कार्य ज़्यादा ही करती है। और अगर मैं स्टेटिस्टिकली भी बोलूँ तो 2 घंटे के करीब का एक्स्ट्रा वर्क आवर एक वुमन स्टेटिस्टिकली डिवोट करती है वर्सेस अ मेल। तो काम भी वो ज़्यादा करती है, ज़्यादा समय के लिए, ज़्यादा रफ्तार से और ज़्यादा वैरायटी ऑफ वर्क करती है। रही बात सोने की, तो
एक दिन को 3 हिस्सों में बांट लो तो 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। तो मैं कल रात 8 घंटे सो कर लग भी रहा है कि आप 8 घंटे सोई हैं। और मुझे लगता है कि मतलब किसी भी एक चीज़ से आप भले ही डाइट से कॉम्प्रोमाइज़ करें आप या नींद से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी ओवरऑल हेल्थ को इफेक्ट ज़रूर करता है। मैम, हमारे यहाँ पर जैसे हमने काम के बारे में तो बात कर ली, एक स्ट्रेस भी है ना? तो क्या एक गर्भवती महिला के लिए, वैसे तो हम जानते हैं कि स्ट्रेस हर एक के लिए ख़राब है, चाहे वो किसी भी कंडीशन में ना हो, एक गर्भवती महिला जब सिम्टम्स आते हैं, कई बार आपके मूड स्विंग्स होते हैं, आपको दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं, तो वो बहुत सारे लोग तो आजकल ऐसे हैं जो डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाएंगे अपने हर मूड के लिए। उनके पास एक पर्सनल डॉक्टर होता है कि इसमें कैसे किया जाए, ये हार्मोन कैसे कंट्रोल किया जाए। बट एक तबका ऐसा भी है सोसाइटी का जो डॉक्टर की इस डायरेक्ट अप्रोच से थोड़ा सा दूर है। तो आप उन महिलाओं को कुछ एडवाइस करना चाहेंगे कि कैसे, अगर वो प्रेग्नेंट हैं तो कैसे अपना ख्याल रखें? क्या ऐसी चीज़ है, क्या ऐसे फूड्स हैं जो अगर वो अपने खाने में ऐड करेंगी, रोज़ाना डाइट में ऐड करेंगी, तो उनको हेल्प मिलेगी? आपने मुझसे 2 सवाल एक ही सांस में पूछे। सवाल पहला कि महिला को स्ट्रेस है, गर्भवती महिला को। तो सबसे पहले तो मैं ये समझाना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी एक नेचुरल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, हम उसको बीमारी न समझें। हाँ, हर प्रेगनेंसी खास है और हर महिला के लिए अपना हर गर्भ खास होना ही चाहिए। स्ट्रेस इस बात का है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे साथ स्पेशल केयर होनी चाहिए या मुझे कुछ स्पेशल नीड्स हैं उस समय में, इस चीज़ का स्ट्रेस मत लीजिए। इसके लिए सलाह लीजिए, सही जानकारी लीजिए। सरकार भी आपके साथ है और मैं मानती हूँ कि बहुत से घरों में उनके परिवारजन भी उनका सहयोग देते हैं। जहाँ तक सवाल इसका आता है कि क्या उनका पालन पोषण होना चाहिए और ख़ासकर उनका जो डाइट है, ठीक है, उसके ऊपर अगर हम चर्चा करें तो अमूमन ये देखा गया है कि अगर शहर में भी अच्छे तबके के भी लोग हैं तो उनमें भी कुपोषण है, और जो ग्रामीण इलाके के या जो जे कॉलोनीज़ के सिटीज़ में भी जो स्लम ड्वेलर्स हैं उसमें भी कुपोषण देखा गया। कुपोषण को अगर अंग्रेज़ी में एक शब्द दिया जाए तो वो हुआ मैल न्यूट्रिशन, और ये 2 प्रकार का होता है। अंडर न्यूट्रिशन यानी हम कम खा रहे हैं जो हमको सही मात्रा में खाना चाहिए। शायद कभी कभी खाने में मात्रा पूर्ण होती है पर जो उसके सब कंपोनेंट्स होते हैं वो पूर्ण नहीं होते। कैलोरीज पूरी हैं पर मिनरल न्यूट्रिएंट्स वगैरह विटामिन्स पूरे नहीं हैं। दूसरा होता है ओवर न्यूट्रिशन, वो भी कुपोषण है जो कि ओबेसिटी के नाम से आज रैम्पेंट है, और ओबेसिटी अपने आप में एक एपिडेमिक बन चुका है। पर क्योंकि यहाँ हमारा तवज्जो ज़्यादातर उन महिलाओं के साथ है जो कि प्रेवलेंट हैं और जो अंडर न्यूट्रिशन को डील कर रहे हैं, तो 3-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले खून की मात्रा पूर्ण होनी चाहिए जो कि हीमोग्लोबिन से रिफ्लेक्ट होता है। हीमोग्लोबिन बाहर से नहीं आता, आयरन की इंटेक से होता है, और आयरन जो है वो हमारे खान पान में आम तौर पे हरी सब्जियों से मिलता है, गेहूं में भी होता है, भुने हुए चनों में भी होता है, खजूर में होता है, अंजीर में होता है। आयरन की इंटेक बहुत आवश्यक है। भारत सरकार हर गर्भवती महिला को 100 गोलियां देती है जो कि आयरन इंटेक के लिए बेसलाइन है कि इतनी तो खानी ही है। फिर दूसरी बात आती है उसकी प्रोटीन इंटेक। प्रोटीन जो है उसकी मात्रा अगर 60 किलो की महिला है तो 1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से 60 मिलीग्राम खानी है। प्रोटीन आम परिवार में हमको दालों से मिलता है, दाल का सेवन करें। आप जो सोया है उसको खाएं, और जो गेहूं है उसके अंदर भी प्रोटीन है। अंडा खाएं, अंडे का जो सफ़ेद हिस्सा है उसमें भी प्रोटीन है। इनफैक्ट पीला भी अंडे का खाइए क्योंकि वो हमको फैट इंटेक देता है जो कि सही मात्रा में होती है, और बच्चे के दिमाग की डेवलपमेंट के लिए भी वो पहले से ही आपकी मदद कर रहा है। फिर होती है ओवरऑल कैलोरी इंटेक। ओवरऑल कैलोरी इंटेक 2200 से 2400 कैलोरी एक महिला की होती है। मजदूर औरत जो होती है या गांव की जो औरत है वो वाकई में मजदूरी पूरे 9 महीने भी कर रही होती है, उसको तो खानी ही है फुल डाइट, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आपको 2 लोगों के बराबर का नहीं खाना है पर 1 इंसान के बराबर का तो खाइए आप।
प्रोटीन की इंटेक अगर कम होती है तो बच्चे जो आपके कोख में पल रहा है, वो जो शिशु है उसकी भी वेट में रिडक्शन होती है, उसको भी भूख लगती है, उसका भी पेट अंदर चला जाता है, एसिमेट्रिक इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन होती है। तो वो बच्चे, अगर महिला पूर्ण नहीं खाएगी तो बच्चे का वज़न कम होगा, बच्चा जो पैदा होगा वो 2.5 किलो से कम का होगा और वो लो बर्थ वेट बेबी माना जाएगा। हो सकता है कि वज़न सही हो या कम हो और साथ में इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन भी हो, तो बच्चा आप देखेंगे छोटा सा कमज़ोर सा श्रिवल्ड स्किन के साथ, जैसे बुज़ुर्गों की स्किन होती है उस तरह का होता है। बाहर आके माँ के ज़रिए उसको स्तनपान के द्वारा दूध मिलता है तो वो कैचअप ग्रोथ में उसको रिकवर करता है। अगर माँ के पास खून कम होगा तो उसको अनीमिया होगा तो उसको थकान, सांस चढ़ना, ये तकलीफ़ें होंगी। खून की मात्रा कम होगी तो डिलीवरी में भी खून जाता है तो खून और कम होगा। अगर खून इतना कम हो गया तो हार्ट का फेलियर भी हो सकता है और समय से पहले प्रसूति हो सकती है। ये सारी चीज़ें कोर हैं अंडरस्टैंड करने के लिए कि न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन नहीं होना चाहिए। और जहाँ ओवर न्यूट्रिशन की या ओबेसिटी की बात आती है तो वहाँ पे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इनकी तकलीफ आ जाती है, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम आ जाती है, तो भी बच्चा का वज़न कम हो जाता है। आप इतने मोटे हैं और बच्चे का वज़न कम है तो उसको भी ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन होती है। बच्चा समय से पहले भी पैदा हो सकता है। डायबिटीज़ में बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा गोल मटोल हो रहा है तो डिलीवरी के टाइम पे प्रॉब्लम हो रही है। ये सारी चीज़ें हैं। तो बैलेंसिंग बॉडी मास इंडेक्स के द्वारा पता करना, सिर्फ वज़न नहीं, बॉडी मास में हाइट, वेट दोनों का पैरामीटर लिया जाता है, तो बहुत ज़रूरी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारी बातें जो मैम ने एक्चुअली में बैक टू बैक बता दी, मैंने तो सिर्फ 2 क्वेश्चन किए थे, मैम ने मुझे 25 आंसर दे दिए हैं। सो काफ़ी कुछ है जो क्लियर हो गया है। बाकी कुछ मिथ्स हैं प्रेगनेंसी के बारे में जिसके बारे में मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद बात करूँगी। आप ये ब्रेक एंजॉय कीजिए, गाना सुनिए। मैं बस यूँ गई सुंदरी रेडियो नोएडा 107.4 FM, आपकी आवाज़। वेलकम बैक टू 107.4 रेडियो नोएडा 107.4 पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। सुन रहे हैं प्रोग्राम एक मुलाकात। मेरे साथ आज स्टूडियो में मेहमान हैं पूजा दीवान। बात कर रहे हैं महिला पोषण के बारे में, गर्भवती महिलाओं को किस तरह के पोषण की ज़रूरत है, क्यों इंडिया में ये रेशो जो है ये बढ़ता जा रहा है, जिसमें डेथ रेट बढ़ रहा है, प्रेग्नेंट वुमेन मतलब डिलीवरी के दौरान कई बार ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है या ट्रीटमेंट सही नहीं मिल पाता है। हालांकि स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे पास बहुत है, बस उसका इस्तेमाल या अप्रोच के बाहर कई बार वो होती है। मैम एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने मिथ्स के बारे में लास्ट लिंक में कुछ मेंशन किया था, तो मैंने ऐसा सुना है कि डॉक्टर्स जो सलाह देते हैं, जैसे डॉक्टर ने सलाह दी कई बार कि भाई आपको बेड रेस्ट की ज़रूरत है, मे बी वो केस टू केस डिफ़र करता हो, पर कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी मम्मियाँ हैं, दादी नानियाँ हैं जो पुराने टाइम की है, तो उनको सिर्फ ये एक ही बात पता है कि किसी भी कंडीशन में आपको सिर्फ काम करना है तब आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो मैम ये मिथ है या कुछ रॉन्गली इसको प्रेजेंट किया गया है? देखिए, वो लोग प्रेगनेंसी को नेचुरल फिजियोलॉजिकल ही मानती होंगी, तभी वो चाहते हैं कि हम बिस्तर न पकड़ लें और हम चुस्त रहें और अपना जो रोज़मर्रा का काम है उसको संभालें। अब जिसको डॉक्टरी सलाह के हिसाब से बेड रेस्ट की ज़रूरत होती है उसको वाकई में होती है और उसके कई कंडीशंस हो सकते हैं, जैसे कि बच्चेदानी का मुंह समय से पहले खुल जाता हो या पहले आपकी मिसकैरेज हुई हो, ख़ासकर 3 महीने के बाद, या बच्चेदानी का मुंह छोटा है, या जो ऑलनाल है, ये जो प्लेसेंटा है वो काफ़ी लो लाइंग है, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, या किसी कारण से बच्चेदानी के मुंह पे स्टिच दिया है, या आपके जुड़वा बच्चे हैं या जुड़वा से भी ज़्यादा बच्चे हैं और उसमें कभी भी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है या पहले प्रीमेच्योर डिलीवरी की रीजंस थे, तो कई और रीजंस भी होते हैं। पर जो आम तौर पे सलाह दी जाती है कि खासकर आखिर के 2-4 हफ्तों में कहते हैं फिट रहिए, यहाँ तक कि पहले ज़माने में तो ये भी कहते थे कि
जब स्त्रियां अपने घर में सफाई भी खुद करती थी तो कहते थे पोछा भी खुद लगाइए। तो उसका कारण ये था कि जो स्क्वाटिंग पोजीशन है, आज हम लमाज़े क्लासेस करते हैं, एंटीनेटल क्लासेस में जाके स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठते हैं, पर जो स्क्वाटिंग पोजीशन है वो एक फिजियोलॉजिकल पोजीशन है और शायद लेटकर भी डिलीवरी नहीं होनी चाहिए, स्क्वाटिंग में ही होनी चाहिए, ऐसी साइंस बताती है और ऐसा वो वेजाइनल एक्सिस बताती है, यूट्रस का एक्सिस बताती है। तो वो जो प्रेशर पड़ता है स्क्वाटिंग पोजीशन में, बच्चे का नीचे की तरफ डायरेक्शन और जो पानी है वो भी नीचे की तरफ आएगा, तो जो बैग ऑफ मेम्ब्रेन्स फॉर्म होगा वो नेचुरली खुद से रप्चर होगा, तो नेचुरली लेबर इनिशिएट होगी, ऐसा माना गया है। हर केस में ये एप्लीकेबल नहीं है, पर इसमें कोई गलत राय भी नहीं है। मैंने फॉरेन कंट्रीज में शायद कहीं प्रैक्टिस में ये देखा भी है, दोनों सोर्स मुझे याद नहीं है, बट मैंने कहीं देखा भी है। नहीं पोछा नहीं, बट डिलीवरी पोजीशन जो है वो लिटाने के दूसरी भी होती है, वो वाली भी करते हैं। इसके अलावा मैम ट्रीटमेंट के नाम पे, मतलब जैसे कई बार ऐसा होता है डॉक्टर्स ग्रोथ के लिए बार बार अल्ट्रासाउंड करते हैं, लेबल अलग अलग उसके होते हैं शायद, तो उस हिसाब से मतलब एक ट्रीटमेंट को भी ऐसा माना जाता है कि अगर आप अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं तो मे बी शायद एक्स्ट्रा जो उसकी किडनी है वो आपके पेट में कुछ जा रही है, ऐसा करके भी कुछ मिथ है, उसके बारे में कुछ कहना चाहिए? क्या सही में कोई नुकसान होता है? सोनोग्राफी यानी अल्ट्रासाउंड एक ऐसा टेस्ट है जो कि अति आवश्यक है। उसके साथ गर्भावस्था में कई सारे भ्रम मिथ्या जुड़े हुए हैं, सभी सही नहीं है। तो सर्वप्रथम तो मैं ये भ्रम तोड़ना चाहूँगी कि यदि आपके पेट में बच्चा है तो अल्ट्रासाउंड की किरणों से आपको नुकसान नहीं है। आप कितनी बार भी अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। ये एक्सरे नहीं है, एक्सरे एक अलग किस्म की जांच है, उसकी अलग किरणें होती हैं। 16 हफ्ते यानी 4 महीने की गर्भावस्था से पहले आपको एक्सरे नहीं करवाना है, जब तक कि आपकी जान पर ही नहीं बन आती है, या जिसे कहते हैं ना द बेनिफिट्स आउटवे द रिस्क्स। इसकी तुलना अल्ट्रासाउंड से नहीं करनी है। पहले 5-6 हफ्ते पर ही हम पहला अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं, 12-13 हफ्ते पर हम दूसरा अल्ट्रासाउंड बनावटी कमज़ोरी के लिए करते हैं, फिर 18 से 20 हफ्ते पर हम एक और अल्ट्रासाउंड करते हैं पूरी बनावट देखने के लिए। उसके बाद 24 से 26 हफ्ते पर दिल की पूरी बनावट देखने के लिए बच्चे के करते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर हर 4 महीने पे 30, 34, 36 हफ्ते पर हम सोनोग्राफी करते हैं देखने के लिए कि बच्चे की ग्रोथ कैसी है, उसके आसपास पानी कैसा है, बच्चा कितना घूम रहा है, उसकी कितनी सांस है। ये चीज़ें तो बहुत आवश्यक हैं। कभी कभी ये माना जाता है कि अगर कलर डॉपलर किया जाए अर्ली प्रेगनेंसी में तो वो ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कलर डॉपलर की वेव स्ट्रॉन्ग होती है, पर अमूमन तो वो किया ही नहीं जाता है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं, आप निश्चिंत होकर करवाएं। तो ये भी एक तरह का मिथ है जो गलत तरीके से फैलाया गया है। इसके अलावा मैम खाने की मैं बात करना चाहूँगी। जो हमारे गाँव का परिवेश है उसमें नॉर्मली ऐसा होता है, यहाँ पर तो डाइटिशियंस हैं शहरों में, तो और पूरी डाइट चार्ट एक तरह से दी जाती है, तो वो ट्रीटमेंट उनके उसी प्रोसेस में आ जाता है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो डिलीवरी के लिए तो हॉस्पिटल जाती हैं, बट उसके बाद का उनका जो फूड इनटेक है उसको नहीं डिज़ाइन किया जाता है या नहीं बताया जाता है, तो उनको हेल्दी फूड के नाम पर बहुत सारे घी में खाना खिलाया जाता है, भरपूर भर के खाना खिलाया जाता है। तो मैम ये जो आफ्टर इफेक्ट है, मुझे लगता है कि मतलब ये भी कहीं ना कहीं आगे जा करके तो दिक्कत देता ही होगा, अगर आप इतना ज़्यादा इंटेक दे रहे हैं। मैंने आपको बताया कि गर्भावस्था में एक महिला को एक महिला के बराबर की ही कैलोरी इंटेक खानी है, किंतु प्रसूति के बाद जब आप स्तनपान करते हैं तो आपकी कैलोरी की इंटेक 1.5 गुना हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि आपके शरीर से ही आपके खून, आपकी हड्डी के ही माध्यम को लेके कैल्शियम और हीमोग्लोबिन ये सब लेकर ही जो आपका ब्रेस्ट मिल्क है वो बनता है, जिस पर आपका शिशु केवल आप पर 6 महीने के लिए पूर्ण रूप से निर्भर है। तो इस वक्त आपको 1.5 गुना खाना है। अब पर सवाल यह है कि क्या खाना है। जो आप खा रही थी वही खाना है, और उसमें आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम, ये तीनों चीज़ों पे आपको तवज्जो रखना है। नेचुरली तो आपको खाना ही है। प्रोटीन के भी प्रोटीन सपोर्ट के पाउडर आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर एक को खाने हैं। लैक्टेशन फैसिलिटेटर पाउडर्स भी आते हैं, किंतु आयरन और कैल्शियम की जो गोलियां हैं वो सरकार भी देती है और आप भी खा सकते हैं। और वो आयरन की गोली
तब तक खानी है जब तक आप स्तनपान कर रही हैं, और कैल्शियम की गोली आपकी प्रसूति बंद होने के भी 3 महीने पश्चात खानी है। जहाँ तक आपकी खुराक का सवाल है, और जैसे आपने कहा कि हम पहले शीरा बनता था, घी पिलाया जाता था, पिन्नियाँ बनती थी, ये सब जो खुराक है ये सही है, किंतु मात्रा में, बिना सोचे समझे नहीं। तब मेहनत मशक्कत करती थी महिलाएं, साथ में जब वो बच्चे को स्तनपान भी देती थी। अब अगर हम उतनी मेहनत मशक्कत नहीं करती तो कितना हम घी खा लेंगे, तो कितने हम मिठाई खा लेंगे, इसकी तुलना हम पुराने ज़माने से नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच मैम। मतलब आज की इन्फॉर्मेशन, आज का ये प्रोग्राम जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। इसके अलावा एक मुझे लगता है कि हम IVF प्रोसेस के बारे में बात करना चाहेंगे, क्योंकि अवेयरनेस थोड़ी सी कम है और बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, या प्रॉब्लम है, या उनके पास सही एक तरीका नहीं है ना, तो उसके बारे में भी हम ज़रूर बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं। और क्योंकि मैम IVF स्पेशलिस्ट भी हैं, तो क्या प्रोसेस है और किस तरीके से आप इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ज़रूर पूछेंगे। छोटा सा ब्रेक सुनते रहिए रेडियो नोएडा 107.4 आपकी 107.4 रेडियो नोएडा पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीत, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक मुलाकात। और फिलहाल आज के इस प्रोग्राम एक मुलाकात में हमने उन महिलाओं के बारे में बहुत सारी बातें की जो या तो गर्भवती हैं या गर्भवती होने वाली हैं, किस तरह का फूड उन्हें जो है वो खाना चाहिए, किस तरह की डाइट उन्हें लेनी चाहिए और उनके लिए क्या ज़रूरी है, किस तरह से वो मिथ्स में ना पड़े, कहीं सुनी बातों पर विश्वास ना करें। तो आज की जो हमारी मेहमान हैं उन्होंने हमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बता दी हैं। पूजा दीवान हमारे साथ हैं। मैम एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम आप IVF स्पेशलिस्ट भी हैं, उसके बारे में भी लोगों को सलाह देती हैं, ट्रीटमेंट्स भी कराती हैं। सबसे पहले तो मैम मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या जितना सुना जाता है, क्या ये एक्चुअली में उतना महंगा प्रोसेस है? IVF कॉस्टली प्रोसेस है? IVF यानी टेस्ट ट्यूब बेबी बाकी ट्रीटमेंट से थोड़ा सा महंगा है, पर अगर आप बाकी सर्जरीज के पैकेज भी देखें, जैसे कि आप अपेंडिक्स की सर्जरी करा रहे हैं, गॉल ब्लैडर की सर्जरी करा रहे हैं, 1-1.5 लाख रुपए कॉर्पोरेट सेक्टर में लग ही जाते हैं लोगों के, उतना ही यहाँ भी लगता है। पहले काफ़ी महंगा था, उस हिसाब से कॉस्ट काफ़ी कम हो गई। पहले जो दवा लगती थी वो बाहर से आती थी, अब इंडिया में भी बनती हैं, तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस, लोकल अवेलेबिलिटी ऑफ कंज्यूमेबल्स में वाकई। और मैम वो कौन से लोग हैं, कौन सी महिलाएं हैं जिनको मतलब किस स्टेज में जाकर के ये समझ लेना चाहिए कि उनको IVF की ज़रूरत है? सबसे पहले मैं ये मानती हूँ कि हमें ये समझना चाहिए कि ताली 2 हाथ से बजती है, और इनफर्टिलिटी, बांझपन की तकलीफ केवल महिला पे निर्भर नहीं है। 1/3 महिला रिस्पॉन्सिबल है तो 1/3 पुरुष, तो 1/3 दोनों। 30% बन गया 90, और 10% वो है जिसमें कारण ही नहीं पता, अनएक्सप्लेन्ड। तो IVF एक जर्नी है। जब हम इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कराते हैं तो रास्ते में कई सारे छोटे ट्रीटमेंट भी आते हैं, और IVF एक लास्ट स्टेप है। सभी के लिए वो जर्नी की आवश्यकता नहीं है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें IVF ही फर्स्ट स्टेप है और बीच के सिंपलर तरीके नहीं हो सकते, जैसे IUI भी। हाँ जी, तो सबसे पहले ये समझना है कि अगर एक दंपत्ति है और वो 1 साल तक संभोग कर रहा है, जो नियमित रूप से रेगुलर तरीके से कर रहा है, और यदि 1 साल के पश्चात भी, जिसमें 80% चांस है एक नॉर्मल दंपत्ति का प्रेगनेंसी अचीव करने का, 1 साल गुजरने के पश्चात भी यदि उनको बच्चा नहीं ठहरता है तो वो इनफर्टिलिटी के कैंडिडेट बनते हैं। उस रास्ते में छोटे छोटे ट्रीटमेंट्स भी हैं, जैसे कि कुछ दवा खा के, जैसे कि फॉलिकल मॉनिटरिंग करके, IUI इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन करके वगैरह, और अंत में आता है टेस्ट ट्यूब बेबी। जितनी देरी से आता उतना महंगा भी होता है। और पुरुष की जांच करनी भी ज़रूरी है, बट क्योंकि आपने मुझसे सवाल पूछा कि वो कौन से लोग हैं जिनको IVF की ज़रूरत है, जिन लोगों के ये सारे ट्रीटमेंट फेल हो गए, यानी कि फॉलिकल मॉनिटरिंग फेल हो गई, 3 या 4 बाद IUI भी फेल हो गई, उसके बाद उनका IVF का बनता है। पर कुछ जो कैंडिडेट्स जिनको डायरेक्टली IVF ही बनता है और कोई और सिंपलर मेथड नहीं है, उसमें पुरुष में वो लोग हैं जिनका स्पर्म काउंट यानी शुक्राणु की मात्रा, क्वालिटी, मोटिलिटी इस पैरामीटर की है कि उनके जो स्पर्म काउंट है वो 10 मिलियन से कम है।
ऐसे भी पुरुष हो सकते हैं जिनके स्पर्म्स ही नहीं हैं और जो कि उनकी टेस्टिस से हमको निकालने पड़ते हैं। दूसरी तरफ वो महिलाएं जिनकी दोनों ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं या इन्फेक्शन से पीड़ित हैं और इस कारण उनको डायरेक्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कराना है। ग्रेड 3 ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस में भी डायरेक्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कराना है। बाकी ऐसे भी हैं जो कि शरीर में स्पर्म्स ही नहीं हैं। तो इसी तरह महिला में एग्स ही नहीं हैं तो उस महिला को किसी का डोनेटेड एग्स लेना है तो थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन में ज़रूरत है। सो मुझे लगता है कि आज हमने काफ़ी सारी बातें जो हैं वो कर ली हैं और ये वो बातें थी जो किसी भी महिला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लाइफ के किसी भी फेज़ में हो, आपको किसी को बतानी है या अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करनी है, ये हर स्टेज के लिए इंपॉर्टेंट है। सो मैम थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल गई। मेरे पर्सनल जो मिथ्स थे वो भी क्लियर हो गए एंड आई होप सो कि आप दोबारा से आएंगी और हमारे जो लिसनर्स हैं उनको और जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उन पे और ज़्यादा बात करेंगे। वैसे प्रॉब्लम्स नहीं बढ़नी चाहिए पर फिर भी रहती हैं। अपने शो पर आमंत्रित करने के लिए गीत बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि जो मैंने अपनी नॉलेज शेयर करी है वो आम जनता तक मेरे ज़रिए पहुँचेगी और उनको इससे फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच।